मेनली दो मॉडल वर्ब है ना, जो ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है, मेन का भी काम कर सकता है, बट जनरली मॉडल वर्ब्स हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ऑक्सिलरी दो को छोड़ के लास्ट में मैं दो ऐसा मॉडल वर्ब पढ़ाऊंगी ना जो ऑक्सिलरी का भी काम करता है, मेन का भी, तो मॉडल वर्ब्स हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है। और ये हमेशा अपने साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है, V1 बेस फॉर्म, V1 फॉर्म लेता है। ओके, मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स अपने साथ V1 लेता है। जैसे मैंने लिखा ही विल डू द वर्क, ही विल डू द। मॉडल वर्ब को ना हम छापने के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, बुक्स में ऐसा मिल जाता है। ये जो शुड है ना, ये शुड है, ये चार चीज़ बताता है, ये बताता है, ये बताता है, ये बताता है, ये बताता है। ये मे है, ये बताता है, ये बताता है, ये बताता है। ये विल है, ये तो सिर्फ छापने के लिए होता है। ऐसा पढ़ना है कि एग्जाम में एरर्स बने। मॉडल वर्ब से कहाँ से एरर्स आता है मैं बता रही हूँ। जैसे मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। मॉडल वर्ब्स हमेशा सहायक क्रिया होता है, ओके, और अपने साथ V1 लेता है। मैंने लिखा ही विल डू द वर्क, ही कैन डू द वर्क। फिर लिखा मैंने ही मे डू द वर्क, ही मे डू द वर्क। और दूसरा लिखा ही शुड डू द वर्क। सारा सेंटेंस सही है, ओके, सारा सेंटेंस सही है, बट सब सेंटेंस का मॉडल वर्ब्स अलग है, ठीक है। सब सेंटेंस का मॉडल वर्ब्स अलग है, ओके। ये बोल रहे मैम वर्ब नहीं पढ़ा रही क्या? ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, ये वर्ब का ही हिस्सा होता है ये वर्ब का ही हिस्सा है, ओके। चलो, तो मॉडल वर्ब्स, इसमें कौन सा मॉडल वर्ब है? इसमें विल है मॉडल, इसमें कैन है, ठीक है, इसमें मॉडल मे है और इसमें शुड है। और आप सब जगह देख रहे हो कि सब के बाद एक एक मेन वर्ब आया है। देखो डू मेन वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब है, ये भी डू मेन वर्ब है। इसका मतलब है कि मॉडल वर्ब्स कभी भी मेन वर्ब्स नहीं होता है, मॉडल वर्ब्स हमेशा ऑक्सिलरी होता है, हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। और दूसरा कि मॉडल वर्ब हमेशा अपने बाद जो मेन वर्ब लेगा ना, वो V1 फॉर्म में रहेगा। V1 आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो जैसे मैंने लिखा, ये देखो ही के साथ मैं लिखूंगी ना ही गोज। आप बोलोगे कि मैम ही तो सब्जेक्ट है, और रूल के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर ही होना चाहिए ना। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। तो ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाया, लेकिन अब मैंने बीच में मॉडल वर्ब डाल दिया, ठीक है, मॉडल वर्ब डाल दिया। तो अब क्या हो गया? आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो ही सिंगुलर ही है, तो यहाँ तो आपने सिंगुलर लगाया, तो यहाँ भी तो ही सिंगुलर था, तो आपने प्लूरल वर्ब क्यों लगाया? ही विल गोज लगाना चाहिए था ना, क्योंकि बीच में मॉडल वर्ब आ गया। और मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ वर्ब का V1 फॉर्म लेता है। ये जो गोज है ये V5 है, V1 फॉर्म लेता है, हाँ, ओके, हाँ। तो आपने दो चीज सीखा इस सेंटेंस में। क्या सीखा? कि मॉडल वर्ब्स कभी भी मेन वर्ब्स नहीं होते हैं, मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरीज होते हैं। दो को छोड़ के दो मेन वर्ब का भी काम करता है, हमेशा ऑक्सिलरी लेता है। और जब भी मॉडल वर्ब आएगा ना, तो मॉडल तो ऑक्सिलरी होता है, उसके बाद एक मेन वर्ब आएगा, और उस मेन वर्ब का फॉर्म क्या होगा? V1 फॉर्म होगा, V1। और दूसरा आपने क्या सीखा? कि सारा सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, ऑल द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, बट डिफरेंस क्या है? सारा सेंटेंस तो सही है, बट डिफरेंस है इस सेंटेंस में अलग अलग मॉडल वर्ब लगा है, अलग अलग मॉडल वर्ब लगा है। इसका मतलब है इस सेंटेंस का मूड अलग है। तो मॉडल वर्ब का काम क्या होता है? सेंटेंस में वर्ब के मूड को बताना। अब मूड का मतलब गुड मूड और बैड मूड नहीं होता है। देखो ही विल डू द वर्क, यहाँ पे श्योरिटी बता रहा है, डिटर्मिनेशन का सेंस आ रहा है, विल से डिटर्मिनेशन बताते हैं, इस काम को अवश्य ही करेगा। ही कैन डू द वर्क, वो इस काम को करने में सक्षम है, यहाँ उसकी योग्यता बताई जा रही है। ही मे डू द वर्क, वो काम को कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो मे से पॉसिबिलिटी बताते हैं। वैसे हम मे से बहुत सारा चीज़ बताते हैं, बट यहाँ हम बस एग्जाम्पल्स में एक पॉसिबिलिटी वाला लिया है मैंने। और ही शुड डू द वर्क, इसको इस काम को करना चाहिए, तो यहाँ पे ड्यूटी बता रहा है। वैसे सब सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, ओके, बट सब सेंटेंस में अलग अलग मॉडल वर्ब है ना, तो सेंटेंस का मूड अलग अलग है। तो अब आपसे कोई पूछे कि मॉडल वर्ब्स क्या होता है, तो आप क्या डेफिनेशन दोगे? हाँ, कोई आपसे पूछे ना कि मॉडल वर्ब्स क्या होता है, तो सबसे पहले बोलना कि मॉडल वर्ब्स सेंटेंस में वर्ब के मूड को एक्सप्रेस करता है। दे एक्सप्रेस द मूड ऑफ वर्ब,
मूड ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम ये मूड का मतलब क्या है? ये मूड का मतलब है कि आपको अपने बात को डिटर्मिनेशन के मूड में बोला है, या आपने बात को एबिलिटी वाले सेंस में बोला है, या आपने बात कुछ पॉसिबिलिटी कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता हूँ उस सेंस में बोला है। ठीक है, तो कोई पूछे कि मॉडल वर्ब्स क्या होता है तो मत शुरू हो जाना विल, कैन, कुड, मे, वो सब मत शुरू हो जाना। आप बोलना वो सब तो मॉडल वर्ब के एग्जाम्पल्स है। आपको बोलना है ना कि मॉडल वर्ब्स सेंटेंस में वर्ब के मूड को एक्सप्रेस करता है, और दूसरा चीज़ क्या याद रखना है कि मॉडल वर्ब्स हमेशा ऑक्सिलरीज होते हैं, और तीसरा ये अपने साथ V1 लेते हैं। V1 पहले तो मैं मॉडल वर्ब्स का मैं पूरा छपवाना नहीं शुरू करूंगी, मैंने आपको बोला ही है ये बैच बना ही है एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड, जहां से पढ़ के आपका एरएस बनना चाहिए, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। ओके, तो ये सब मेन फोकस करेंगे, और भी बताऊंगी कहाँ कहाँ से एरर्स आता है। उसके बाद छापने का काम करना, शुड क्या बताता है, मे क्या बताता है, माइट क्या बताता है। ओके, हाँ, मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं और अपने साथ V1 लेता है। सपोज आई राइट द सेंटेंस, देखो ये देखो, ही विल हैव लंच करेगा, और फिर मैंने लिखा ही विल बी ऑनेस्ट, और फिर लिखा मैंने ही विल डू द वर्क। देखो हर जगह आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है। क्या चीज़ ध्यान देना है? देखो मॉडल वर्ब है, और अगर मैंने ये लिखा ना V1, V2, V3 जो कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, V1, V2, V3, V4, V5, तो ये जो V1 है ये हैव है, ठीक है। V2 इसका हैड होता है, और इसका V3 भी हैड है, और इसका V4 ना हैविंग है, और इसका V5 हैज़ है। और आपने क्या पढ़ा है एग्जाम्स में, एरर कैसे लगा देते हैं कि मॉडल वर्ब के बाद ना कभी कभी ये हैज़ लगा देते हैं, मॉडल वर्ब के बाद कभी कभी ये हैड लगा देते हैं। कोई भी मॉडल वर्ब अपने साथ हैज़ या हैड नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि हैज़ तो V5 है और हैड V2, V3 है, बट मॉडल वर्ब तो अपने साथ V1 लेता है। तो देखो यहाँ पे V1, कभी कभी ये मॉडल वर्ब के साथ बीन लगा देते हैं, मॉडल वर्ब के साथ बीइंग लगा देते हैं, लेकिन ये तो थर्ड फॉर्म है, ये तो V4 है, ING है। मॉडल वर्ब अपने साथ बी लेता है, बी, और उसी तरह मॉडल वर्ब V1 लेता है, डू। सारे हर जगह आपने देखा, ओके, हर जगह आपने देखा क्या कि मॉडल वर्ब अपने साथ V1 ले रहा है। ठीक है, चलो ये सब तो चीज़ ध्यान। कभी कभी ये क्या करते हैं ना, जैसे किसी मॉडल वर्ब का पास्ट बनाना हो, जैसे विल का पास्ट वुड है, ही वुड हैड लगा देंगे, ही वुड हैड डन द वर्क। ये गलत है, डन द वर्क ये गलत है। आप बोलोगे कि मैम ये तो पास्ट टेंस में तो हैड लगना चाहिए, अरे वुड लगा के पास्ट कर दिया, लेकिन मॉडल वर्ब के साथ ना कभी भी हैड नहीं लगेगा, मॉडल वर्ब के साथ कभी भी हैज़ नहीं लगेगा। मॉडल वर्ब के साथ जब भी लगेगा हैव ही लगेगा, हैव। मॉडल वर्ब के बाद जब भी लगेगा बी लगेगा, मॉडल वर्ब के बाद कभी भी बीन नहीं लगेगा, मॉडल वर्ब के बाद कभी भी ING नहीं लगेगा, जब भी लगेगा बी ही लगेगा, हैव ही लगेगा, और डू गो तो लगेगा ही। तो चलो बताओ कहाँ पे एरर है। देखो मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ सीन तो V3 है, गलत। मॉडल वर्ब के साथ ING गलत, मॉडल वर्ब के साथ V2 गलत, मॉडल वर्ब के साथ V1। नेक्स्ट, कुछ जो पढ़ाते जा रही हूँ ना, कुछ सेंटेंस करवाते जा रही हूँ। वाई शुड बी बॉदर्ड, ये शुड के साथ, शुड तो मॉडल वर्ब है, इसके साथ V1 चाहिए, बट ये तो V3 है, तो ये गलत है। हमें तो V1 चाहिए, ये तो V4 है, ING है, गलत है। ये होगा। अभी मैं ये बताऊंगी कि ये क्यों नहीं होगा। ठीक है, टू बॉदर नहीं होगा, मैं अभी आपको बताऊंगी। ये जो टू बॉदर है ना, ये टू बॉदर क्या है, ये इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव नाउन होता है, और मॉडल वर्ब के साथ कभी भी इन्फिनिटिव नहीं लगता। अभी मैं आपको सब बताने वाली हूँ क्यों। कोई पूछे कि आपको मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनिटिव क्यों नहीं लगता, तो आप फटाफट बोल देना ये मैम मॉडल वर्ब अपने साथ इन्फिनिटिव नहीं लेता है, क्योंकि इन्फिनिटिव तो नाउन होता है, और मॉडल वर्ब्स तो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ना, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन थोड़ी आएगा। ऑक्सिलरी वर्ब जहाँ भी रहेगा उसके तुरंत बाद मेन वर्ब आएगा, नाउन थोड़ी आएगा, तो इन्फिनिटिव नहीं लेता। ओके, एक ये हो गया। और
जो भी पढ़ते जाओ ना, साथ साथ उसका कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करते जाओ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। द कॉन्फ्रेंस विल बी इन अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स अचीवमेंट्स। ये कॉन्फ्रेंस जो है, मीटिंग जो है, वुमेन के अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया है। तो ये देखो मॉडल वर्ब के बाद बी नहीं आएगा, मॉडल वर्ब के बाद बी आना चाहिए, बी। ठीक है, तो चलो यहाँ भी मॉडल वर्ब के बाद बी, यहाँ भी मॉडल वर्ब के बाद बी, यहाँ भी मॉडल वर्ब के बाद बी, ये तो होगा नहीं। बट अब देख लेना है, अब सेंटेंस देख लेना है। यहाँ पे क्या लगा है, सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन तो वॉवल साउंड नहीं है ना, कॉन्सोनेंट साउंड है। सेलिब्रेशन के साथ एन थोड़ी लगे, अ लगेगा, अ लगेगा। ये तो था कि मॉडल वर्ब के साथ बी लगेगा, मॉडल वर्ब के साथ हैव लगेगा। लेकिन अब हम थोड़ा और भी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। एक तो मॉडल वर्ब के साथ V1 लगेगा, बेस फॉर्म भी बोल सकते हो, V1 लगेगा। ओके, हमेशा V1 लेता। और दूसरा याद रखना ना कि मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनिटिव नहीं लगेगा, और इसका लॉजिक बता दिया मैंने। इन्फिनिटिव क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव होता तो वर्ब है बट काम करता है नाउन का। इन्फिनिटिव होता है ना, टू के साथ वाला इन्फिनिटिव, 2 + V1, एक तो बेयर भी होता है। तो मॉडल वर्ब के साथ कभी भी इन्फिनिटिव नहीं लगता है, क्योंकि इन्फिनिटिव नाउन है और मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमें मेन वर्ब चाहिए, हमें नाउन क्यों चाहिए, नहीं चाहिए। और हाँ, इसके साथ मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनिटिव भी नहीं लगेगा। और दूसरा याद रखना है कि मॉडल वर्ब के साथ कभी भी एडजेक्टिव भी नहीं लगता है, मॉडल वर्ब के साथ एडजेक्टिव भी नहीं लगेगा, क्योंकि मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं। ऑक्सिलरी के बाद हमें किसी भी हालत में मेन वर्ब चाहिए, उसके बाद नाउन लगाना है, लगाते रहो, उसके बाद एडजेक्टिव लगाना है, लगाते रहो। बट मॉडल वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव या इन्फिनिटिव नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखो वी शुड लिखा मैंने, ही शुड नॉट टू अपोज हिज पेरेंट्स। उसे अपने पेरेंट्स को अपोज नहीं करना चाहिए, उसे अपने पेरेंट्स का विरोध नहीं करना चाहिए। ही शुड नॉट टू अपोज हिज पेरेंट्स, उसे अपने पेरेंट्स को अपोज नहीं करना चाहिए। अब बताओ कि कहाँ पे एरर है। कुछ बच्चे यही सोच रहे होंगे ना कि मैम आप छाप क्यों नहीं रहे हो, ऐसा बताओ ना। सब फूल पत्ती बना बना के शुड वुड ये सब बताता है, मस्ट ये बताता है, वो सब बाद में छापेंगे। पहले तो वो पढ़ लो जहाँ से रियली में एग्जाम में एरर आते, बाद में छापने का काम कर। ये शुड क्या है, शुड इज मॉडल वर्ब, और जो भी मॉडल वर्ब्स होते हैं ना वो सहायक क्रिया होता है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और हेल्पिंग को ही ऑक्सिलरी बोलते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के बाद एक मेन वर्ब का आना ज़रूरी है। तो ये जो टू अपोज है ना, ये मेन वर्ब नहीं है, ये क्या है, ये नाउन है, ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव भी नाउन का ही काम करता है। बट मॉडल वर्ब के बाद तो नाउन नहीं चाहिए, हमें तो मेन वर्ब चाहिए। तो ये टू अपोज हटा के यहाँ पे अपोज लिखो। टू मत लगाना, कोई भी मॉडल वर्ब के साथ 2 + V1 नहीं लगाना, उसके तुरंत बाद में लगा सकते हो। टू हटा दो। ओके, एक तो ये हो गया। और दूसरा मैंने लिखा यहाँ पे, ही शुड ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स। उसे अपने काम में ईमानदार होना चाहिए। अब देख लो यहाँ पे, ये शुड क्या है, शुड मॉडल वर्ब है, मॉडल लिखो इसको, नहीं तो आप मेन समझ जाओगे। ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद ऑनेस्ट क्या है, ईमानदार, उसकी विशेषता बता रहा है। ये एडजेक्टिव है, और मॉडल वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा। अब बताओ कि इसको कैसे सुधारोगे। अभी तक कौन सा चैप्टर हो गया है, अभी तक ज़्यादा नहीं हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ है, ठीक है, और दूसरा क्या हुआ है, दूसरा हुआ है नाउन, तीसरा हुआ है कंजंक्शन और वर्ब। वर्ब में ना 4-5 टॉपिक्स होते हैं। आपको लगेगा मैम कितने दिन वर्ब चलेगा, वर्ब लेंदी चैप्टर है ना। मान के चलो 4-5 टॉपिक के बराबर 4-5 चैप्टर्स के बराबर अकेला वर्ब होता है। ओके, तो गलत है। मॉडल वर्ब के बाद तो तुरंत एडजेक्टिव नहीं लगेगा ना। हाँ बताओ, तुरंत नहीं लगेगा, बाद में लग सकता है। हाँ, मॉडल वर्ब और एडजेक्टिव के बीच में अगर कोई आपको वर्ब लगाना है तो वो लगाओगे बी। यहाँ बी स्टेट बता रहा है, कोई एक्शन नहीं बता रहा है। हैव क्यों नहीं लगाओगे, आप बताओ। आप बोलोगे ना कि मैम मॉडल वर्ब के बाद तो आप बोल रहे हो ना कि V1 लगाना है,
तो V1 में तो आप हैव भी लगा सकते हो, बिकॉज हम हैव लगाते हैं पोजेशन बताने के लिए। ओके, हैव को एज अ मेन वर्ब मालिकाना अधिकार बताने के लिए लगाते हैं, बट यहाँ उसकी स्टेट बताई जा रही है, कैसा है, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, ऑनेस्ट है। तो ही शुड हैव ऑनेस्ट नहीं है, उसके पास ऑनेस्ट है नहीं, ऐसा नहीं है कि उसके पास भर भर के ऑनेस्ट रखा हुआ है, वो खुद ऑनेस्ट है। तो जब भी कोई मॉडल वर्ब आ गया और एडजेक्टिव आ गया ना, तो बीच में ये वाला लगाना, बी वाला, बी। पार्ट ऑफ स्पीच में सब पढ़ा है, पार्ट ऑफ स्पीच में सब पढ़ा है। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है। और आप सब स्टूडेंट से यही बोलूँगी ना कि क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज इम्प्रूवमेंट में टाइम लगता है। तो ये जो बैच आज रात को 9 बजे रिकॉर्डेड जाएगा ना, आपका मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को रिकॉर्डेड बैचेस जाएंगे, उसको देखना ज़रूर, क्योंकि उसको इम्प्रूव होने में टाइम लगता है। ये मत सोचना ना कि कोई तूफान आएगा और 1 महीने में हो जाएगा, नहीं। अब मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ, आज मैं 3:30 बजे वाले बैच में फ्रेजल वर्ब का टेस्ट लेने वाली हूँ। सही, चलो हो गया, यहाँ तक क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना क्लियर है। अभी तो मैंने मॉडल वर्ब का एक्टिव पैसिव नहीं किया, अब मैं एक्टिव पैसिव करूँगी, क्योंकि हर चीज़ को ना, पहले तो हर चीज़ को एकदम डीप में रूट समझना है कि मॉडल वर्ब्स होता क्या है, और जब कुछ पढ़ते हो उसको एक्टिव पैसिव से लिंक करके ज़रूर पढ़ो। जब भी आप टेंस पढ़ रहे हो, जब भी आप वर्ब पढ़ रहे हो ना, तो उसमें एक्टिव पैसिव का तड़का ज़रूर लगाना, क्योंकि एग्जाम्स में आजकल ऐसे ही एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, एक्टिव पैसिव को ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने बोला, या इसको नोट करो, पहले नोट करते जाओ फिर मैं समझाऊँगी। मैंने लिखा ही विल बी ऑनेस्ट, या he will be faithful to his parents, he will be faithful to his parents। और फिर लिखा मैंने ये सब आपको बुक्स में नहीं मिलने वाला है, ये सब बुक्स में नहीं मिलने वाला है, थोड़े थोड़े में समझा देते हैं, बट ये भर भर के एग्जाम्स में आता है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। he will be doing the work। और तीसरा मैंने लिखा, सिर्फ ये पढ़ लेना कि मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है ना, ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, इसको एक्टिव पैसिव में भी ध्यान रखो। और फिर मैंने लिखा ही विल बी टेकन टू द हॉस्पिटल। पहला सेंटेंस कौन से वॉइस में जा रहा है? पहला सेंटेंस आपका जा रहा है ही विल बी फेथफुल टू हिज पेरेंट्स, वो पेरेंट्स के प्रति वफादार रहेगा, वो खुद वफादारी निभाएगा। ये सेंटेंस एक्टिव है, ये सेंटेंस एक्टिव है। ही विल बी डूइंग द वर्क, वो अपना काम कर रहा होगा, ये भी एक्टिव है। इसका तो पैसिव होने का सवाल ही नहीं है ना, क्योंकि कोई भी V3 नहीं आ रहा, ऊपर भी कोई भी V3 नहीं आता, पैसिव में तो V3 आता है, तो ये भी एक्टिव है। और आप देखो, यहाँ खुद बेचारा अपना काम कर रहा होगा, यहाँ खुद ईमानदार रहेगा। और थर्ड वाला सेंटेंस में देखो, ही विल बी टेकन टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। यहाँ पे ही कुछ नहीं करेगा, ही कुछ करने वाला नहीं है, कोई और आके उसको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। तो ये सेंटेंस पैसिव हो गया। और इतना तो हर स्टूडेंट को पता है, ना कि एक्टिव पैसिव के साथ V1 आ रहा है। देखो V1, यहाँ भी B V1, यहाँ भी B V1, ठीक है, सब जगह V1 आ रहा है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वाक्य उस V1 पे B पे ही ख़त्म हो जाए। कभी कभी ना इस B के बाद भी कोई वर्ब आ सकता है, लेकिन इस सेंटेंस में ना B के बाद कोई वर्ब नहीं आया है, यहाँ पे B के बाद एक एडजेक्टिव आ गया, तो यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन यहाँ B के बाद ING आया है और यहाँ B के बाद V3 आया है। B के बाद V3 आया है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मॉडल वर्ब के बाद B तो आता है, लेकिन उस B के बाद भी कोई वर्ब आ सकता है। यहाँ तो कोई वर्ब नहीं आया है, अगर उस B के बाद कोई वर्ब आएगा, अगर कोई भी, ये मैं बताना चाह रही थी कि कोई भी मॉडल वर्ब आ गया, ठीक है, कोई भी मॉडल वर्ब आ गया, अगर उसके बाद B लगा है, अगर B के बाद एडजेक्टिव आ गया या B के बाद कोई नाउन आ गया, तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, वहाँ तो वर्ब की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर कोई वर्ब B के बाद ING भी आ सकता है, या मॉडल वर्ब के बाद कोई भी मॉडल वर्ब, ही शुड बी डूइंग, ही शुड बी गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट, अगर ING आ गया तो मान लो वो सेंटेंस एक्टिव है, अगर V3 आ गया तो पैसिव है।
तो अकेला मॉडल वर्ब पढ़ के नहीं छोड़ देना है मॉडल वर्ब का ना, हाँ अकेला मॉडल वर्ब पढ़ के छोड़ नहीं देना है। मॉडल वर्ब को अपने साथ V1 भी लेता है और थोड़ा एक्टिव पैसिव से भी जोड़ना होता है, एक्टिव पैसिव से जोड़ना है। तो ये वाला लिख लो कि मॉडल वर्ब, कोई भी मॉडल वर्ब आ गया इसमें, चाहे विल लगा रहे, चाहे शैल लगा रहे, चाहे शुड लगा रहे, कोई भी मॉडल वर्ब आ गया, अगर उसके बाद बी आके अगर ing आता है तो एक्टिव, अगर उसके साथ V3 आता है तो दैट इज पैसिव। रब किया जाए। अब आ जाओ, बी वाला तो काम हो गया, बी वाला काम हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड सब है, लेकिन मुझे लिख लिख के ज़्यादा, आपको भी अच्छा लगता होगा लिख के पढ़ना और मुझे भी अच्छा लगता है। अब आ जाओ, अब मैंने सेंटेंस दिया, ही विल हैव अ बुक, और फिर लिखा मैंने he will have done the work, ओके और दूसरा लिखा he will have चलो ठीक है, he will have been doing the work, वो काम कर रहा होगा। और दूसरा he will have been given a book। सेंटेंस देखो, ये सब सेंटेंस से ही प्रैक्टिस करना होता है। लिख लो, लिखो इसको। ये तो सही है मॉडल वर्ब। अच्छा देखो, मॉडल वर्ब के बाद ऐसा आपको बुक में मिला नहीं होगा, मॉडल वर्ब के बाद V1, मॉडल वर्ब के बाद V1, मॉडल वर्ब के बाद V1, और यहाँ भी मॉडल वर्ब के बाद V1, सबके साथ V1 आया है। बट सिर्फ V1 से सेंटेंस ख़त्म नहीं होता। चलो यहाँ तो चलो ठीक है कि यहाँ हैव के बाद एक नाउन आ गया, हैव के बाद नाउन आ गया, लेकिन अगर मॉडल वर्ब आ गया उसके बाद हैव आएगा ना, देखो हैव आएगा तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगा दिया, हाँ थर्ड फॉर्म लगा दिया, और बाद में नाउन आ गया, नाउन आ गया। कभी कभी क्या होता है ना कि मॉडल वर्ब के बाद हैव लग के, ये देखो हैव के बाद V3 तो है, यहाँ भी V3 है, बट ये चीज़ याद रखना है ना कि कभी भी हैव के साथ V3 आ गया ना तो उस सेंटेंस को पैसिव कभी मत समझना। हैव के साथ अगर बीन लग के V3 आएगा ना तब पैसिव होता है। यहाँ तो हैव के तुरंत बाद V3 आ गया तो ये सेंटेंस हमारा एक्टिव है, बट यहाँ हैव के बाद बीन लग के V3 आया तो ये पैसिव है। कई बच्चे ना रट रखे हैं कि मैम हैव के साथ V3 आ गया। मैंने आपको पहला दिन जब वर्ब पढ़ाया था ना उसमें एक्टिव पैसिव पहचानने का तरीका बताया था, तो उसमें बताया था कि हैज़ हैव हैड के बाद V3 आया तो एक्टिव, और हैज़ हैव हैड के बाद बीन लग के V3 आया तो पैसिव। देखो यहाँ पे हैव के बाद बीन लग के V3 आया तो सेंटेंस पैसिव। और ऐसे भी पढ़ के देखो ना, ही विल हैव डन द वर्क, वो अपना काम कर चुका होगा, उसके द्वारा ही तो काम हो रहा है, व्यक्ति खुद काम कर रहा है तो एक्टिव है। और ही विल हैव बीन गिवन अ बुक, उसको एक बुक दी जा चुकी होगी किसी दूसरे के द्वारा, पैसिव। तो अभी आपने क्या सीखा कि हैज़ हैव हैड के बाद अगर नाउन आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बट कभी कभी हैव के बाद ना V3 आ गया, और कभी कभी हैव के बाद अगर बीन आ गया, बीन, तो उस बीन के बाद अगर ing आ रहा है तो सेंटेंस एक्टिव है, लेकिन उसी बीन के साथ अगर V3 आ रहा है तो सेंटेंस पैसिव है। इसको लिख लीजिए, पैसिव। विनीता इज आस्किंग कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हैव एंड हैविंग। अच्छा, ओके। हैव इज इन सिंपल प्रेजेंट, it's denoting a permanent action, okay, but having is a temporary action, okay। तो चलो लिख लिया, हैज़ हैव हैड के बाद अगर बीन आ गया ना तो उस बीन के बाद अगर ing आ रहा है तो एक्टिव, अगर उस बीन के बाद V3 आ रहा है, बीन के बाद जब भी V3 आ जाए पैसिव। थर्ड वाला एक्टिव है ना, थर्ड वाला एक्टिव है, ही विल हैव बीन डूइंग द वर्क, वो अपना काम कर रहा होगा, खुद काम कर रहा होगा।
थर्ड वाले का पैसिव होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि बीन के बाद V3 आएगा तब पैसिव होता है, बट यहाँ तो बीन के बाद ING आ गया, बीन के बाद ING आ गया है। हाँ, इसको जैसे भी करके ना, इसको जैसे भी करके याद तो रखना ही होगा, याद तो रखना ही होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखो देखो सिंपल लैंग्वेज में, ऐसे सिंपल में लैंग्वेज याद रखो। मॉडल वर्ब, कोई भी मॉडल वर्ब आया ना, मॉडल वर्ब प्लस हैव और बीन आ गया, उस बीन के बाद ING आ गया तो एक्टिव। अगर उस बीन के बाद जब भी V3 आए ना तो वो सेंटेंस पैसिव। मॉडल वर्ब से एकदम याद रखना है, मॉडल वर्ब से हैव लग के बीन लग गया तो ING एक्टिव, V3 लग गया पैसिव। उसी तरह मॉडल वर्ब के साथ बी लग गया, बी के बाद ING तो एक्टिव, बी के बाद V3 आ गया तो पैसिव। चलो इतना दूर क्लियर हो गया, ठीक है। यही सब मैंने देखो यहाँ पे डाला है जो आपको पढ़ाया है ना। चलो एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। देखो यहाँ पे मॉडल वर्ब के साथ V1 आया डू, यहाँ भी शैल मॉडल वर्ब है उसके साथ V1 आया है, यहाँ भी मस्ट मॉडल वर्ब है उसके साथ V1 आया, बस समझाने के लिए। नेक्स्ट, हाँ, और अभी क्या बताया कि अगर मॉडल वर्ब के बाद हैव लग गया तो उसके बाद V3 लगाओगे, V3 ही विल हैव डन द वर्क, V3। लेकिन इसी मॉडल वर्ब के बाद अगर हैव लग के बीन लग गया तो V3 भी लगा सकते हो, V4 भी लगा सकते हो, V4 एक्टिव में, V3 पैसिव में। ओके, दूसरा हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है, मॉडल वर्ब के बाद हैव आ गया तो V3, और हैव के तुरंत बाद V3 आया, इसका मतलब है सेंटेंस एक्टिव। हैव के कोई मॉडल वर्ब आया उसके बाद हैव लग के V3 आया तो एक्टिव, लेकिन कोई मॉडल वर्ब आया उसके बाद हैव लग के बीन लग के फिर V3 आया तो सेंटेंस पैसिव। अरे ये तो ऐसे भी समझ सकते हो ना, ही माइट हैव फिनिश द वर्क, वो अपना काम खत्म कर चुका होगा, उसके द्वारा कोई काम किया, यहाँ व्यक्ति एक्टिव है ना उसके द्वारा, और यहाँ ही विल हैव, उसको हॉस्पिटल ले जाया जा चुका होगा किसी और के द्वारा। बस मेरा कहने का मतलब ये है ना कि कई बार बच्चे बीन देख के पैसिव समझ लेते हैं, नहीं, बीन के बाद V3 आएगा तब पैसिव, और अकेला हैव के बाद भी V3 आएगा पैसिव नहीं एक्टिव, और यहाँ तो एक्टिव, यहाँ तो V3 का सवाल ही नहीं है, ये तो एक्टिव है, एक्टिव। इस सेंटेंस में ही विल हैव बीन डूइंग द वर्क, देखो यहाँ बीन के साथ अगर ING आ गया तो एक्टिव, बीन के साथ V3 आ गया पैसिव, पढ़ा दिया है सब। अब बी वाला भी पढ़ा ही दिया जो लिखा है मैंने, ये देखो, इस मॉडल वर्ब के बाद बीन आ गया V3 तो पैसिव, और मॉडल वर्ब के बाद बी लग गया ING एक्टिव। ये सब आपको अभी लगेगा ना कि मैम इतना डिटेल में ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, जब आप मेरे साथ प्रीवियस पेपर बनाओगे, जब मेरे साथ हम लोग स्पॉटिंग एरर्स का जब मैराथन्स वगैरह करेंगे ना, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हेल्प करने वाली, छोटी छोटी चीज़ें हेल्प करने वाली है। नहीं आयुष, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, अब बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हम लोग जितना रूल्स रिवाइज करते रहते हैं ना, जैसे हर वीक में हम एक चैप्टर उठा लेते हैं और उसको रिवाइज करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करवाते हो, टेस्ट लेते हो ना, तो वो सब कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। सही बोल रहे हैं, प्रैक्टिस के दौरान ही पूरा सीख जाओगे, ऐसे बार बार रिवाइज करोगे तो भूलोगे। अच्छा चलो, ये आपके 2017 के मेंस का पेपर है। ओके, 2017 का पेपर बहुत टफ आया था, मैथ्स का भी पेपर बहुत टफ था, 2017 का इंग्लिश का भी पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। अब ये ध्यान रखना है, ये सेंटेंस मेरी बात को सुनो। मैंने लिखा ही विल बी ऑनेस्ट, ही विल बी अ किंग, ऐसा लिख दिया। ही विल बी डूइंग द वर्क। 2017 का पेपर है वो सब समझाने के लिए ना मेरे को ये सब समझाना होगा। ही विल बी गिवन अ बुक या ही विल बी गिवन हेल्प। चलो सेंटेंस देखो, इंग्लिश को एकदम रटना नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह भी देखते रहना। ये ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। किंग क्या है? नाउन। तो मॉडल वर्ब तो V1 है, मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरी होता है, मॉडल वर्ब के बाद तो V1 आया है, इस V1 आया है।
अब आप बोलोगे ना कि मैम आपने तो बोला है कि मॉडल वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आता है। नहीं आता है, मॉडल वर्ब के बाद डायरेक्टली एडजेक्टिव नहीं आता है, बट V1 लग के तो आ ही सकता है। मॉडल वर्ब के साथ नाउन भी आ सकता है, मॉडल वर्ब के बाद बी लग के एडजेक्टिव भी आ सकता है, मॉडल वर्ब के साथ बी लग के नाउन भी आ सकता है। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्टिव पैसिव वाला सवाल नहीं है। बट यहाँ पे एक्टिव पैसिव का है ना, यहाँ बीन के बाद ING आ गया, इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव। यहाँ बीन के बाद V3 आ गया, ही विल बी गिवन हेल्प, उसको हेल्प दी जाएगी किसी और के द्वारा पैसा। सब एंगल से हाँ, ही विल बी ऑनेस्ट, वो आगे से ईमानदार रहेगा, वो आगे जाके राजा बनेगा, वो काम कर रहा होगा और उसको हेल्प दी जा चुकी होगी। ये सेंटेंस आया था। पहले तो मुझे बताओ, ये मुझे बताओ, आपको मैंने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया है, ठीक है, मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया है। एक तो होता है क्रिटिक, क्रिटिक हो या क्रिटिक्स हो, ये 2017 के मेंस का क्वेश्चन है। और एक वर्ड है क्रिटिकल, एक वर्ड है क्रिटिकली। मैंने पार्ट ऑफ स्पीच बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है, कई बार पढ़ा है। अब मुझे सबका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, सबका पार्ट बताओ। क्रिटिक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? हाँ, तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, तो मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब लग के फिर तो एडजेक्टिव आ सकता है। हाँ, आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बता दीजिए। फिर 1 बजे से आज क्लास भी तो है। कुछ बच्चे यही सोच रहे होंगे ना कि मैम छाप क्यों नहीं रही है, पता नहीं मैम वो सब शुड कुड वुड छाप क्यों नहीं रही है। तो आपके ना, आपके खुशी के लिए मैं समझा देती हूँ, मैं सब छापूंगी, इसलिए टेंशन मत लेना। पहले मेरे को बेसिक करवा देना है, मैं सब छापने वाली हूँ। शुड क्या बताता है, और मैं मॉडल वर्ब ना, जैसे मैथ्स पढ़ते हो ना हम लोग, मॉडल वर्ब्स इंग्लिश को मैथ्स की तरह पढ़ेंगे जोड़ जोड़ के। कल से आज मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं मॉडल वर्ब का आपको बेसिक पढ़ा दूँ, ताकि बेसिक से जो भी एरर आया है आप कर लो। चलो मुझे बताओ, ये क्रिटिक का मतलब क्या है? आलोचक। क्रिटिक इज, अरे हिंदी में मत जाओ ना, आलोचक। और आलोचक कोई व्यक्ति है, इसलिए आलोचक क्या है? नाउन है। क्रिटिक का प्लूरल बनता है ना, क्रिटिक का प्लूरल क्रिटिक्स बनता है, और जिस वर्ड का प्लूरल बन रहा है या तो वो नाउन है, या तो प्रोनाउन है, या तो वर्ब है, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल बनने की टेंडेंसी या तो नाउन की होती है, या तो प्रोनाउन की, या तो वर्ब की। तो ये हमारा नाउन है। क्रिटिकल, इंग्लिश प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इंग्लिश का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्रिटिकल रोल है, बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। और मुझे बताओ, मैंने कई बार आपको बताया भी है कि इस क्रिटिकल का 2 मतलब होता है। वैसे क्रिटिकल एडजेक्टिव है, ओके, क्रिटिकल एडजेक्टिव, और इसका 2 मतलब होता है। एक क्रिटिकल का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, और पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, मतलब पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है, सीरियस है, 2 मतलब होता है। और क्रिटिकल एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव में ly लग जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। और क्रिटिसिज्म का मतलब है आलोचना। आलोचना इज ऑल्सो अ नाउन। आलोचना करना भाववाचक संज्ञा है। जो इज्म वाले वर्ड्स होते हैं ना, फेमिनिज्म, क्रिटिसिज्म, ये सारे नाउन्स होते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो ये आपको पता चल गया। आप बोलोगे मैम आपने इतना क्यों समझाया? ये सब पता चल गया, इसलिए मैंने समझाया ना कि मुझे इस सेंटेंस में बहुत सारा चीज़ समझाना था। चलो लिख लिया है? हाँ, अब मुझे बताना। देखो, अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज है ना, जैसे 2017 के पेपर को सबने बोला था बहुत टफ है, लेकिन मैंने प्लस पे जब भी कोई कॉन्सेप्ट समझाती हूँ ना, तो 2017 का ही पेपर का सेंटेंसेस लिया हुआ है, उतना भी टफ नहीं था। अगर आपको नॉलेज है तो कोई टफ की बात नहीं। ये क्रिटिकली क्या है? एडवर्ब है। क्रिटिकल क्या है? एडजेक्टिव है। क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म नाउन है, नाउन है, ठीक है। और अभी मैंने क्या बताया कि बी के बाद, यही चीज़ बता रही थी ना, पता नहीं कहाँ रब कर दिया था, कहीं पे बता रही थी। बी के बाद नाउन भी आ सकता है, ऐसा कुछ अभी सेंटेंस दिया था ना, शायद मिटा दिया है, कहीं पे मैंने करवाया था कि बी के बाद ही विल बी अ किंग, ही विल बी ऑनेस्ट। बी के बाद नाउन भी आ सकता है, बी के साथ एडजेक्टिव भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है बी के साथ। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि कहाँ चला गया? अब मुझे बताओ कि क्या चाहिए। अब असली डिसाइड करेगा ना। देखो, यहाँ भी, यहाँ क्रिटिक्स है, बी के बाद नाउन भी आ सकता है, नाउन भी आया है,
बी के साथ बी क्रिटिकली एडवर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, ये भी नाउन आ सकता है। अब बताओ क्या होगा आंसर। अब किसकी विशेषता बता रहा है आपको ये सेंटेंस ना, कोई बच्चा बोलेगा मैम इस सेंटेंस का ना ट्रांसलेशन ही समझ में नहीं आ रहा है। 2017 में ऐसे ऐसे सेंटेंस आए थे ना जहाँ बच्चों को सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा था, बट मीनिंग नहीं भी समझोगे तो बन जाएगा। स्विफ्ट टाइम बाउंड रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स will be critics for delogging the balance sheet। ये जो लिक्विडेशन ऑफ एसेट है ना, ये बैलेंस शीट को डीलॉग करने में क्या करेगा। हमें एडजेक्टिव चाहिए ना, हमें एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस शीट को डीलॉग करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो आंसर इज दिस, विल बी क्रिटिक। नो इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये स्विफ्ट टाइम बाउंड रेजोल्यूशन, बैलेंस शीट, जो अकाउंट्स में आप बैलेंस शीट होता है ना, उसको डीलॉक करने में आलोचक थोड़ी है। बैलेंस शीट को डीलॉक करने में कोई आलोचक का सेंस थोड़ी जा रहा है, कोई आलोचना का सेंस थोड़ी जा रहा है कि आप ये सब करो। विल बी क्रिटिकल, वो हेल्प करेगा, क्रिटिकल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। सी इज द करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर है। हाँ, तो आज हमने क्या किया ना, देखो आज हमने मॉडल वर्ब्स का पूरा बेसिक किया, ठीक है। आज हमने मॉडल वर्ब्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ ये पढ़ा, आपने देखा कि मैम ने से पढ़ाया है कि मॉडल वर्ब्स अपने साथ V1 लेता है, मॉडल वर्ब के बाद बी आ गया तो V3 भी हो सकता है, ING भी हो सकता है, कभी कभी मॉडल वर्ब के साथ हैव प्लस बीन लग गया, उसके बाद V3 भी हो सकता है, ING भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एक्टिव पैसिव। और आज हमने पढ़ा कि मॉडल वर्ब्स कभी भी अपने साथ एडजेक्टिव नहीं लेता है, ठीक है, और मॉडल वर्ब्स कभी भी अपने साथ इन्फिनेटिव नहीं लेता, क्योंकि इन्फिनेटिव तो नाउन है और मॉडल वर्ब अपने बाद मेन वर्ब ले, ठीक है। आज हमने पूरा किया। कल मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, देखो हम मॉडल वर्ब को लिंक कर करके पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज मेरी अभी 1 बजे से क्लास भी है। ओके, 1 बजे से क्लास है। ये मॉडल वर्ब का ये हिस्सा ना आपको बुक्स में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया हुआ मिलता है, ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में आता है। और जहाँ पे हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये मॉडल वर्ब के साथ V3 कहाँ से आ गया, बी लग के, तो थोड़ा एक्टिव मॉडल, जब भी वर्ब पढ़िए, जब भी टेंस पढ़िए, तो उसको एक्टिव पैसिव से जरूर जोड़िए, क्योंकि रिसेंट पिछले 3-4 साल से जो भी क्वेश्चंस TCS वाले आपके एग्जाम्स में दे रहे हैं, वो कोई भी चीज़ को ना, कोई भी चीज़ को तो नहीं, मतलब एक्टिव पैसिव और नरेशन जो है वो वर्ब और टेंस से ही जोड़ के देते हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं कल क्या बताऊंगी, जैसे कल हम लोग मेन मॉडल वर्ब पहले पढ़ लेंगे। ये जो छापना है ना, आप पिछले 5 साल से ना विल ये बताता है, शैल ये बताता है, ये सब तो पढ़ते ही आ रहे हो, लेकिन इतना पढ़ने के बावजूद भी एरर्स नहीं बनते हैं, क्योंकि आपको फोकस करना है एग्जाम्स में। जैसे कल मैं 3 मॉडल वर्ब को कंपेयर करूंगी, शुड करूंगी, ऑट करूंगी और हैड बेटर करूंगी। ये हैड बेटर भी एक मॉडल वर्ब है, ये हैड बेटर भी एक मॉडल वर्ब है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कैसे कैसे एरर्स आता है। शुड मॉडल वर्ब भी होता है, और शुड ना मॉडल वर्ब होने के अलावा शुड कंजंक्शन का भी काम करता है। तो आप बोलोगे कि मैम शुड, और आप बोलोगे कि मैम अगर शुड कंजंक्शन का काम करता है तो क्या बताता है, तो फिर मैं बोलूँगी शुड को भी एज अ कंजंक्शन कंडीशन बताता है। फिर आप मुझे बोलोगे कि मैम इफ़ भी तो कंडीशन बताता है और शुड भी तो कंडीशन बताता है, क्या डिफरेंस है। आपके दिमाग में आएगा मैम ये हैड बेटर क्या है, ये पास्ट टेंस है, नहीं ये प्रेजेंट टेंस है। और आपके दिमाग में आएगा हैड के साथ V3 आएगा, बट यहाँ पे V1 आएगा, क्योंकि यहाँ का जो हैड बेटर है ना, ये मॉडल वर्ब